वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश का। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। द क्वेश्चन पेपर हैज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 4 सेक्शंस है, सेक्शन ए, बी, सी, डी। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है जो 16 मार्क का है। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है जो 12 मार्क का है। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन है जो 14 मार्क का है। सेक्शन डी लिटरेचर सेक्शन है जिसमें 18 मार्क्स है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा मार्क गेन कर रहा है वो है आपका सेक्शन डी। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर देना अनिवार्य है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन और सभी के मार्क्स वहाँ पर दिए गए। सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में बच्चों क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से रीड करना है और इसी पैरा से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होते हैं, जैसे 4 या 5 कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे जिनके आंसर्स आपको अटैम्प्ट करने। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को अच्छे से पूरा रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके आंसर्स को करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सईदा's मदर वाज सफरिंग फ्रॉम। सईदा की माँ किससे सफ़र कर रही थी? फीवर और पेनफुल जॉइंट, कफ एंड स्नीजिंग, बॉडिक एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग एंड कफ। व्हाट वाज सईदा मदर फॉरबिडन। तो अब पहले इसमें पूछा सईदा की मदर किससे सफ़र कर रही थी, तो आप यहाँ पर देखो, सईदा's मदर हैड बीन अलाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर एंड कफ, बॉडी एक एंड पेनफुल जॉइंट्स। तो वो किससे सफ़र कर रही थी? फीवर से, कफ से, बॉडी एक से एंड पेनफुल जॉइंट्स। तो आपका आंसर होगा फीवर एंड पेनफुल जॉइंट्स। तो आपको ये सही ऑप्शन इधर जाएगा क्योंकि फीवर भी इसमें है और पेनफुल जॉइंट्स भी इसमें है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 1। व्हाट वाज सईदा's मदर फॉरबिडन। तो आपको बताना है कि सईदा's मदर को किस चीज़ के लिए सलाह दी गई थी। ट्रीटेड बाय द, किस चीज़ के लिए सलाह दी गई थी, आप यहाँ पर इसको सर्च करो। शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड। देखो यहाँ पर आपको मिल गया, सी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। तो शी वाज नॉर्मल फ्रूट। तो आप इधर क्या लिखोगे, सनलाइट एंड मिल्क, फ्रूट्स एंड एयर, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, मिल्क एंड फ्रूट्स। तो फॉरबिडन फ्रेश। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंड। सॉरी बच्चों, आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा थर्ड, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सईदा's मदर वाज टोल्ड टू ईट। सईदा की मदर को क्या खाने के लिए बोला जो गया था? दूध, और इसमें तो पैनकेक है तो नहीं होगा। फिर है चपाती, वेजिटेबल, ठीक है। इसमें पिज़्ज़ा है, ये भी नहीं होगा। मिल्क, ठीक है। इसमें वेजिटेबल है पर पिज़्ज़ा है, ये भी गलत होगा। तो आपका सही आंसर आएगा सेकंड, चपातीज एंड वेजिटेबल। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है, इन द कॉन्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो आपको इसको पढ़ना और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव पैसेज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सईदा's मदर वाज सफ़र, सईदा की माँ फीवर, कफ और जॉइंट पेन से सफ़र कर रही थी, सही बात है। तो उसमें तो गलत बात बतानी, ये तो सही है। द डॉक्टर एग्जामिन सईदा's मदर एंड प्रेस्क्राइब्ड इफेक्टिव मेडिसिन। हाँ, ये भी सही बात है कि उसने डॉक्टर को दिखाया और सही मेडिसिन दिया। द डॉक्टर एडवाइज हर टू सिट इन द सन एवरी डे, मनी इज मोर देन। तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस दी थी कि धूप में बैठना, ये भी बात सही है। पर इसमें एक बात लिखी है, मनी इज मोर प्रीशियस देन है, कि ना पैसा जिंदगी से ज़्यादा कीमती, ये बात गलत है। आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ, क्योंकि इसमें गलत बात ही पूछी थी। अरेंज द स्टेटमेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहली घटना क्या हुई वो आपको पहले लिखनी है, उसके बाद जो हुई वो बाद में, और तीसरी वाली बाद में, फिर चौथी वाली। तो आपको सारी घटनाएं पढ़नी और बताना है सबसे पहले कौन सी घटना हुई। शी वॉज ट्रीटेड बाय मैनी फिजिशियन। उसको बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, ये बात बाद में हुई थी। पहले क्या होता है, उसकी माँ को फीवर हुआ था, कफ हुआ था और बॉडी एक। तो आपको जो थर्ड वाला पॉइंट है वो पहले हुआ था। तो आप देखो इसमें थर्ड किस में, थर्ड वाला है, थर्ड वाले में। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो, क्योंकि सबसे पहले थर्ड इधर, यहाँ तो पहला है, ये वैसे ही गलत। यहाँ दूसरी बात तो हुई नहीं थी, तीसरी बात पहले हुई थी, इसलिए थर्ड पॉइंट इज करेक्ट। अब है सेकंड में अभी आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको इस पैसेज को भी अच्छे से पढ़ना और उसके बाद इनके आंसर्स को अटेम्प्ट करने। बच्चों आपको करना क्या है, इसको बस पैसेज को अच्छे से रीड आउट करना है। आप रीड आउट करोगे तो ही आपको आंसर मिल जाएंगे। अब ये वाला पैराग्राफ आप खुद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन पर। राइटिंग सेक्शन में आपको क्या बोला गया है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको जो पसंद है उस पर। अब यहाँ पर 2 टॉपिक है आपके पास है, द टीचर आई लाइक मोस्ट,
द स्कूल लाइब्रेरी, तो आपको द टीचर आई लाइक मोस्ट पे लिख सकते हैं, द स्कूल लाइब्रेरी आपको जो पसंद है आप उस पर लिख सकते हो। मैं दोनों के आंसर्स आपको यही मिल जाएंगे वीडियो में। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको लिखना है माई टीचर नेम इज, शी इज़ माई फेवरेट टीचर, शी इज़ द बेस्ट टीचर, शी ऑलवेज वेयर सिंपल क्लोथ, जो टीचर के बारे में वो पूरी पूरी बातें लिख देनी। स्कूल लाइब्रेरी कैसी है उसके बारे में लिखनी, कम से कम आपको, अब यहाँ पर ना आपके 6 मार्क्स है तो आप कम से कम 6 या 7 या 8 लाइनें लिखेंगे और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर है राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल इनपुट्स। यहाँ पर आपको एक कुछ दिखाई दे रही है इमेजेस, ये विजुअल इनपुट्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको कुछ इनपुट्स दिए और आपको इससे ना स्टोरी लिखनी है। स्टोरी जैसे आपको ये दिख रहा है, इसको मिला के एक स्टोरी बनानी है, ये आपकी बात है। या फिर आप इसमें पॉइंट 2 भी दिया गया है, एन ओल्ड फार्मर ऑन अ डेथ बेड सिन इडल टेल, यहाँ ना एक स्टोरी दिया है, इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। आपके पास क्या करना है आपको, एनीवन, या तो आप एनीवन का मतलब है कोई भी, या तो आप ये पॉइंट 1 करेंगे या पॉइंट 2 करेंगे, इसमें चॉइस है, आपकी मर्जी है बच्चों। आप या तो ये इसको देख के स्टोरी बना लो, एक या आधी आधी अधूरी स्टोरी है उसको पूरा कर लो। अब मैं इसका मतलब बता देती हूँ। एन ओल्ड फार्मर ऑन अ डेथ बेड, एक किसान था, बूढ़ा किसान, वो मौत की शैया पे लेटा था। उसके कुछ बेटे थे जो बहुत ढीठ थे, तो वो उनको बताता है कि मेरे खेत में ना एक हिडन ट्रेजर है, यानी कि छुपा हुआ खजाना है। तो उसके जो बच्चे होते हैं ना, खजाना ढूंढने के लिए खोदते हैं, डिग करते हैं, पर उसको कोई भी खजाना नहीं मिलता। तो वो कुछ दिनों बाद ना क्या देखते हैं, अपने फील्ड को देखते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हो चुकी होती है। अब उससे क्या सीखा, तो इस कहानी को पूरा करना है। आप इस कहानी में इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे कि एक किसान होता है, उसके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, उनको सिर्फ खजाना चाहिए होता है। तो उसके जो पिताजी होते हैं ना, वो उनको बताते हैं कि आपका जो खजाना है ना वो खेत में छिपा हुआ है, तो आप जाओ खेत को खोदो और आपको खजाना मिल जाएगा। उसके बच्चे जाते हैं, खेत खोदते हैं और खेत में कोई खजाना नहीं मिलता। वो अपने आके पिताजी को बताते हैं, पिताजी खेत में तो कोई खजाना नहीं है। तो पिताजी बोलते हैं कि बच्चों आप एक काम करो, जाके जो मिट्टी आपने खोदी है ना उसको दोबारा दबाया हो, पर साथ में ना ये कुछ बीज ले जाओ और ये बीज उधर डाल देना। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं, जाके मिट्टी दबाते और उसमें कुछ बीज डाल दे। कुछ दिनों बाद जो बीज होते हैं ना, बारिश होती है, जो बीज ना पेड़ बन जाते हैं और ऐसे करके पूरे खेत में रुपाई हो जाती है, धान उग जाती है और जिसकी वजह से बहुत अच्छी फसल तैयार होती है। तो उसके पिताजी बोलते हैं बच्चा असली सोना यही है। तो उस दिन बच्चों को समझ में आता है कि जो असली खजाना होता है वो हमारी मेहनत से मिलता है, ना कि हमें कहीं जमीन के नीचे या कोई हमें दे के चले जाता है। तो यही आपकी स्टोरी थी और आपको स्टोरी को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी, जिसमें है आपका ग्रामर सेक्शन। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। द डॉग्स मेस्ड अप द ट्रैश बिन, डॉग्स, यहाँ पर डॉग्स क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा आता है हैज़। मैं आपको बता रही हूँ इसके क्या क्या है, एक है हैज़, एक है हैव, एक है एम, ए वाज। तो द डॉग्स हैव मेस्ड अप द ट्रैश बिन, तो हैव हमेशा प्लूरल के साथ आता है, हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ और वाज आता है पास्ट टेंस में। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, हैव। अब है आपका इसका बी। बी में आपसे बोला गया डैश ऑक्स ओन्ड, ओन, यहाँ पर ए एन द, ये आपके आर्टिकल से ए आता है हमेशा कॉन्सोनेंस के आगे, यानी कि ऐसी कोई स्पेलिंग जो ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी स्पेलिंग शुरू होती है, जैसे कैट, ये एक कॉन्सोनेंस हो गया, डॉग ये एक कॉन्सोनेंस आ गया, तो उनके आगे ए लगेगा। और एन उनके आगे लगता है जो ए ई आई ओ से शुरू होते हैं, जैसे कि एलिफेंट, एग, इनके आगे एन लगता है, तो यहाँ आएगा एन, क्योंकि ऑक्स की स्पेलिंग ओ से शुरू हो रही है ना। देयर डैश 12 चिल्ड्रन इन द क्लास, क्लास में क्योंकि 10 तो प्लूरल हो गया, प्लूरल के लिए लिखता है आर, इस लगता है सिंगुलर के लिए, एम लगता है आई के लिए और वास लगता है पास्ट के लिए, तो आर आपका सही ऑप्शन है। और यहाँ पर एन आपका सही ऑप्शन है और यहाँ पर हैव आपका सही ऑप्शन है। अब है आपका पॉइंट डी, आई बॉट डैश अम्ब्रेला। अब देखो ये यू से शुरू हो रहा है, मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, तो ये किससे शुरू हो रहा है, यू से, तो इसका क्या लगेगा एन, एन करेक्ट ऑप्शन है। माई मदर आर इज ए, मेरी माँ एक है कि बहुत है, जब कोई भी एक चीज़ होती है तो उसके आगे इज लगाते हैं, बहुत सारी होती है तो आर, तो यहाँ पर इज ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी भी ये नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब करते हैं, वही शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपके ना 3 तरह की होती है एडजेक्टिव की डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव में ना मैं किसी से कोई तुलना नहीं कर रही, मैं कोई बात सिंपल कह रही हूँ। दिस इज ईजी पेपर, दिस इज एन ईजी पेपर, ये बहुत आसान पेपर है। कंपैरेटिव में मैं तुलना करूँगी कि ये ना अब तक का सबसे आसान पेपर है, तो ये इसका कंपैरेटिव बदलने के लिए ना आप इसके आगे ई आर लगाते हैं, ईजी। और सुपरलेटिव में हम सबसे तुलना कर रहे हैं कि दुनिया का सबसे आसान पेपर है या पूरी क्लास का सबसे आसान पेपर है, तो ईजीएस्ट। तो यहाँ पर इसको बदलने के लिए सेकंड फॉर्म में हम ई आर लगाते हैं
और जो लास्ट फॉर्म है हम उसमें EST लगाते हैं। तो इसका हैप्पी, यहाँ पर हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, गुड, बेटर, यहाँ आएगा बेस्ट, ये टी आएगा बच्चों लास्ट में। यहाँ आएगा बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिफिकल्ट के साथ होएगा क्योंकि डिफिकल्टर नहीं बनेगा ना, इसलिए इसको मोर डिफिकल्ट, ये इसका आंसर होगा, डिफिकल्ट। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। पॉजिटिव में हम किसी से तुलना नहीं करते, कंपैरेटिव में हम किसी एक बंदे से किसी की तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव में हम सभी के साथ उसकी तुलना करते हैं। इसको बदलने के लिए क्या होता है, फर्स्ट में हम सीधा बोलते हैं, सेकंड में बदलने के लिए हम इसके पीछे ER लगा देते हैं, और थर्ड में हम इसके पीछे ES लगा देते हैं, EST। तो ईजी, ईजियर, ईएस्ट, इसलिए हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट। जो नहीं बदल पाते हम उसके आगे मोर और मोस्ट लगा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैच द वर्ड्स इन द बोल्ड एंड वर्ड्स अपोजिट। तो मैच करना है। शोलो का मतलब होता है कि गहरा, मतलब कम गहरा, और डीप का मतलब होता है ज़्यादा गहरा, तो इसका मैच हो गया। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, चीप का मतलब होता है सस्ता, डर्टी का मतलब होता है गंदा, और क्लीन का मतलब होता है साफ, शार्प का मतलब होता है पैना, और ब्लंट का मतलब होता है, जल्दी बताएं, इसको बोलते हैं, ब्लंट का मतलब होता है खुंटा, जो जिसमें शार्पनेस ना हो, बेकार, कुंद भी बोल सकते हैं आप। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्क गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये बदलना है। आई डैश हिम द बस स्टॉप एवरी डे, आई मीट हिम, समीर फॉर अ वॉक नाउ, समीर गोज, यहाँ आ जाएगा गो का गोज। आई डैश द स्कूल लास्ट मंथ, आई ज्वाइंड, यहाँ आएगा ज्वाइंड, GOIND, ज्वाइंड। लास्ट की बात हो रही, पास्ट में बदलने के लिए ED लगाते हैं। राकेश फॉर अ वॉक एवरी डे, राकेश वेंट फॉर अ वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग। अब है आपका सेक्शन D, जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर सेक्शन। यहाँ पर आपको क्या गया, रीड द पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पर स्टोरी पढ़नी है और उसके बाद इनके आंसर को देने, और ये स्टोरी आपकी बुक से रिलेट करती है। ये स्टोरी कहाँ से दी गई है, 3 क्वेश्चन से, जो आपकी बुक का स्टोरी है ना, 3 क्वेश्चन राजा वाली, उसी से ये पैरा निकाला गया है। द किंग सॉ अ डैश रनिंग टूवर्ड्स हिम। किंग ने क्या देखा, क्या उसकी तरफ भागता है। रिंग ने देखा, रिंग सो अ बियर्डेड मैन, क्या भागता हुआ आ रहा है, बियर्डेड मैन। तो सही आंसर आएगा यहाँ पर बियर्डेड मैन। फिर है बी, डैश इज अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड। कौन सा पर्सन है जो सॉलिट्यूड, अकेला रहता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, डैश इज अ पर्सन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, अकेले रह रहा है। वो हरमिट ना अकेले रहता था, सॉलिट्यूड का मतलब अकेले। तो आप यहाँ पर देखोगे, इसको जल्दी जल्दी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, यहाँ मिल जाएगा। भाई यहाँ नहीं लिखा तो मैं आपको बता देती हूँ। द सिंह इज अ पर्सन हु लिव, अकेले कौन रहता था, हरमिट रहता था। तो आपका जो सही आंसर है हरमिट आएगा, वाइज हरमिट। स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स सही बतानी थी। द किंग एंड हरमिट डिड देयर बेस्ट टू सेव, सही बात है, मतलब हरमिट और किंग ने उस वाउंडेड मैन को बचाने का पूरा प्रयास किया, तो इसका आंसर होगा ट्रू, यानी कि पूरा प्रयास किया, सही। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पोएम दी गई है, जिस पोएम को आपको पढ़ना है और इससे क्वेश्चंस कुछ पूछेगा, उनको बताना है। देयर्स डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास आई ऑफ्टन, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ द गिवन स्टैंजा। इस पोएम का नाम बताना है। देयर्स अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड द साइड विथ 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास आई ऑफ्टन थिंक देयर समवन स्टेयरिंग एट मी ईच टाइम आई पास। तो बताना है इसका क्या नाम, इसका नाम है द शेड फ्रैंक फ्लाइन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सेकंड, द शेड फ्रैंक फ्लाइन। द विंडो ऑफ शेड वाज, कैसी थी, डस्टी थी, और 2 क्रैक्स से पड़े थे, ऑप्शन 2 सही है, यानी कि पॉइंट 2। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे, व्हाट क्वालिटी डज द पोएट विश टू हाईलाइट, ब्रेव एंड फियरफुल। आई विल पीप थ्रो दैट विंडो, ब्रेव, इसे बोलता है आई विल पीप थ्रो दैट विंडो वन डे। ब्रेव एंड फियरफुल, फियरफुल एंड रफ, ब्रेव एंड करेजस, डाउटफुल एंड फियरफुल। तो आप इसको बोलोगे ईच टाइम आई पास आई विल पीप थ्रो द विंडो वन डे। तो इसका आंसर आएगा, वो उसमें बताना चाह रहा है कि उसकी क्वालिटी, ब्रेव एंड फियरफुल नहीं, फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ, ब्रेव एंड करेजस। तो आपका सही थर्ड होगा सही ऑप्शन। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जो आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका ये जो पेपर है वो खत्म हो जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, Any4 सिर्फ 4 करने, कोई भी जो आपको पसंद है। आपका है पहले ए,
ए में आपसे पूछा गया है देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। अब यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देर इज ओनली वन टाइम, जो समय है वो अभी का समय है, वो बहुत इंपॉर्टेंट समय। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। और रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, जैसे कि अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है? एग्जाम का टाइम है, उस एग्जाम को करने का टाइम है, उसको पढ़ने के लिए टाइम है। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वो है आपका एग्जाम। आप जिस वक्त जिसके साथ हो और जो काम कर रहे हो वही काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वही टाइम उस काम को करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चन का यह आंसर होगा। इसका बी है, अकॉर्डिंग टू द पोएट मिलार्ड ब्रॉस आर्मस्ट्रॉन्ग द स्क्विरल वॉर अ क्वेश्चन मार्क फॉर अ टेल, डिस्क्राइब इट। तो आपको बताना है, मिलार्ड ब्रॉस आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक पोएम लिखी है जिसका नाम है स्क्विरल, और उसने क्या करा, स्क्विरल ने कुछ ऐसे बैठती है, तो जो उसकी पूंछ है ना वो इस तरह से बनती है, ऐसे एक क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देती है। तो आपको पता है ना ऐसा क्यों, तो आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करना है कि जो स्क्विरल जब बैठती है तो उसकी जो पूंछ है वो इस तरह से क्वेश्चन मार्क बनाती है, ऐसे बैठती है ना स्क्विरल, जैसे ऐसे बैठी, फिर उसकी वो ये पूछ जाएगी और ऐसे करके एक क्वेश्चन मार्क बनाएगी, तो उसकी जो टेल है क्वेश्चन मार्क की तरह लगती है। आप उसको डिस्क्राइब करना है कि जब भी स्क्विरल बैठती है तो जो उसकी टेल है वो ऊपर की तरफ जाती है और एक क्वेश्चन मार्क का जो निशान है वो कैरी करती है। अब है आपका इसका सी, इन द चैप्टर 3 क्वेश्चंस, हु वाज द बियर्डेड मैन कौन था, एंड व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। बियर्डेड जो मैन था ना वो किंग का एनिमी था, और वो किंग से फॉरगिवनेस क्यों, मतलब माफी क्यों मांग रहा था, माफ करने के लिए क्यों कह रहा था, क्योंकि उसने किंग से कहा, किंग को ना वो किंग को मारने की साजिश से आया था, और पर उसको खुद ही इसको चोट लग गई, वो क्षतिग्रस्त हो गया, और वो दौड़ता दौड़ता जब किंग की तरफ आया, किंग ने उसको देखा और किंग ने उसका इलाज किया। फिर एनिमी को ये महसूस होता है कि मैं इतना बुरा हूँ, मैं किंग को मारने आया, मैं जिसको मारने आया वही मेरी जिंदगी बचा रहा है, इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो किंग से माफी मांगता है और वो किंग को बोलता है कि आप मुझे माफ कर दो। अब है आपका पॉइंट टी, व्हाई डिड द किंग फॉरगिव द एनिमी। जो किंग है उसने फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, एनिमी को क्यों माफ कर दिया। हु सो रिवेंज ऑन हिम, हु जो कि उसे बदला लेना चाहता था। किंग ने एनिमी को इसलिए माफ किया क्योंकि किंग चाहता था कि शांति प्रिय तरीके से अगर किसी चीज बाधा हल हो जाए तो ये बेहतर तरीका है, और वो नहीं चाहता था कि किसी के साथ वो लंबे समय तक दुश्मनी से रहे। और क्योंकि जो एनिमी था वो पूरे सच्चे दिल से किंग से माफी मांग रहा था, इसलिए किंग ने उसको माफ कर दिया, उसकी जो प्रॉपर्टी जब्त की थी वो भी उसको वापस कर दी। अब है आपका पॉइंट ई, आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, मैं जानता हूँ कि वहां पर सच में घोस्ट नहीं है। वाज द स्पीकर ऑफ द पोएम, ये कौन बोलता है, पोएम का स्पीकर बोलता है द शेड। श्योर दैट देयर वाज नो घोस्ट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना है कि आपकी पोएम है द शेड कि उसमें कोई रियल घोस्ट नहीं था। हाँ सच में उसमें कोई रियल घोस्ट नहीं था। रियल घोस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि जो घोस्ट होता है वो हमारे मन में होता है, जो भूत होता है वो हमारे मन में होता है, रियल घोस्ट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं था। बच्चों इसके आंसर्स आपको यहीं स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इस वाले क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 32, 30 से 40 शब्दों में लिखना है, और कोई 4 ही करने, आप सारे नहीं करेंगे, आपके पास एक की चॉइस है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।